तू और मैं। कभी भी ऐसे बंदों से फाइनेंशियल एडवाइस मत लेना जो तेरे से अलग खेल खेल रहे हों। 2000 की शुरुआत में जब डॉट कॉम बबल फूटा था ना, तो घर घर की दौलत से करीब 6.2 ट्रिलियन साफ हो गया। फिर हाउसिंग बबल टूटा तो 8 ट्रिलियन डॉलर और डूब गया। सोसाइटी में फाइनेंशियल बबल जितना बवाल मचाते हैं, उसकी तबाही बता पाना भी मुश्किल है। लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। अब सवाल ये सब होता क्यों है, बार बार क्यों होता है, हम लोग सीखते क्यों नहीं? आम जवाब ये मिलता है, लोग लालची हैं। और लालच तो इंसान की नेचर में ही है। सही भी है और काफ़ी हद तक काम का जवाब भी है। लेकिन जैसा चैप्टर 1 में बोला था, कोई भी पागल नहीं होता। लोग पैसे के बारे में ऐसे डिसीजन लेते हैं जिन्हें बाद में पछताते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके पास न सही इन्फो थी न सही लॉजिक। लेकिन उस वक़्त उन्हें वो सही लगा। अगर हर चीज़ का ठीकरा लालच पर ही फोड़ देंगे तो असली सबक छूट जाएगा। बबल्स से सीखना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये कैंसर जैसे नहीं होते जहां बायोप्सी करके साफ साफ रिपोर्ट मिल जाए। ये ज्यादा उस पॉलिटिकल पार्टी वाले खेल जैसे हैं जहां नतीजा तो बाद में पता चलता है, पर वजह और कसूरवार पर सबकी राय अलग होती है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए जबरदस्त कंपटीशन है। हर वक्त कोई ना कोई हर एसेट पकड़े बैठा है। यानी कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि उसने ओवर प्राइस्ड चीज पकड़ रखी है। तो बबल का आइडिया हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगा। बाद में उंगली दिखाना आसान है, सीखना मुश्किल। सच बताऊं तो बबल क्यों बनते हैं, इसका परफेक्ट जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। ये वैसा ही सवाल है जैसे जंग क्यों होती है। कभी कई कारण होते हैं, कभी सब आपस में उलटे और हमेशा डिबेटेबल। लेकिन मैं एक सिंपल वजह बताऊंगा जो अक्सर छूट जाती है और तुझसे पर्सनली भी जुड़ती है। इन्वेस्टर्स अक्सर उन लोगों को कॉपी कर लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग गेम खेल रहे होते हैं। फाइनेंस में एक आइडिया है जो सुनने में मासूम लगता है लेकिन तगड़ा नुकसान करता है। वो ये सोच कि किसी एसेट का बस एक ही सही दाम होता है। अबे भाई, दुनिया में हर इन्वेस्टर की गोल्स और टाइमिंग अलग है, तो एक ही प्राइस सबके लिए सही कैसे हो सकता है? सोच, आज गूगल का शेयर कितना देना चाहिए? जवाब इस पर डिपेंड करेगा कि तू कौन है। अगर तू 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो तेरे लिए गूगल के अगले 30 साल का कैश फ्लो एनालिसिस देखना पड़ेगा। अगर तू 10 साल में कैश आउट करना चाहता है तो देखना पड़ेगा कि टेक इंडस्ट्री अगले दशक में कहाँ जाएगी और गूगल अपनी स्ट्रैटेजी चला पाएगा या नहीं। अगर तू 1 साल में ही बेचना चाहता है तो फोकस होगा प्रोडक्ट, सेल साइकिल और आने वाला बुल बेयर मार्केट। अगर तू डे ट्रेडर है तो जवाब है किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि तुझे बस लंच से पहले 2-4 रुपए निकालने हैं। कोई भी प्राइस काम आ जाएगा। यानी हर इन्वेस्टर की नज़र अलग है। किसी को कोई प्राइस बेवकूफ़ी लगेगा, किसी और को वही प्राइस समझदारी। अब 1990 का डॉट कॉम बबल देख। याहू एक्सक्लेमेशन मार्क का शेयर 1999 में जो प्राइस पर था, आज हम कहेंगे पागलपन था, बिना मतलब का वैल्यूएशन। लेकिन उस टाइम बहुत से लोग शॉर्ट टर्म वाले थे। डे ट्रेडर को क्या फर्क पड़ता था? याहू एक्सक्लेमेशन मार्क $5 पे है या $500 पे, उसको तो बस दिन के मूव से खेलना था। और याहू चलता भी रहा सालों तक। फाइनेंस का एक आयरन रूल है, पैसा हमेशा रिटर्न्स का पीछा करता है। अगर कोई एसेट लगातार ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ये सोचना बेवकूफ़ी नहीं है कि ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। लंबे टाइम तक नहीं, बस उतना जितना उन्हें चाहिए। और फिर धड़ाधड़ पैसा उसी में लगना शुरू। यहीं से बबल बनता है, जब शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि मार्केट में उनकी ही चलने लगती है। वो खुद रिटर्न्स बढ़ाते हैं और दूसरों को खींच लाते हैं। कुछ ही टाइम में मार्केट की कमान लॉन्ग टर्म वालों से छिनकर शॉर्ट टर्म वालों के हाथ आ जाती है। मतलब असली बबल का कारण यह है कि लोगों का टाइम होराइजन से कुटता जाता है, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म। फिर बस खेल बिगड़ जाता है। लोग बोलते हैं डॉट कॉम बबल,
फ्यूचर को लेकर ओवर ऑप्टिमिज्म का नतीजा था। पर सच्चाई ये थी कि उस टाइम हर जगह हेडलाइन बन रही थी, रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी लोग सालों नहीं दिनों और महीनों की सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का एनुअल टर्नओवर एक 120% था। मतलब वो सिर्फ 8 महीने आगे तक सोच रहे थे, और जिन लोगों ने उन फंड्स में पैसा डाला वो भी बस उतना ही सोच रहे थे। असली गलती यही थी, लॉन्ग टर्म वाला खेल छोड़कर सबने शॉर्ट टर्म वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। ये था वो दौर, ये वो टाइम था जब हर जगह डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और मिनट टू मिनट मार्केट की खबरें चल रही थीं। ये सब कुछ लॉन्ग टर्म सोच से बिल्कुल मैच नहीं करता। मिड 2000 के दशक का हाउसिंग बबल भी ऐसा ही था। सोच, एक दो बीएच के फ्लोरिडा का घर $7 लाख, $7 लाख में खरीदना फैमिली बसाने के लिए पागलपन लगेगा। लेकिन अगर प्लान ये है कि 3 से 4 महीने बाद उसी घर को बढ़े हुए प्राइस में बेचकर क्विक प्रॉफिट मारना है, तो ये एकदम सही लगता है। और लोग उसी टाइम यही कर रहे थे। डेटा बोलता है 2000 में पहले क्वार्टर में अमेरिका में 20,000 घर फ्लिप हुए थे। 2004 आते आते ये बढ़कर 1 लाख से ऊपर चला गया। जब बबल टूटा, ये फिर से गिरकर 40,000 से नीचे आ गया, और तब से लगभग वहीं टिके हुए हैं। अब सवाल, क्या इन फ्लिपर्स को प्राइस टू रेंट रेशियो या लॉन्ग टर्म इनकम ग्रोथ की टेंशन थी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए गेम बस इतना था, आज घर खरीदा, अगले महीने थोड़े महंगे में बेच देंगे, और सालों तक ऐसा चलता भी रहा। आह, अब इन इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हो। स्पेकुलेटर हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि सब अनियमित थे। असल में बबल इसलिए नहीं बनता कि लोग बेवकूफ़ी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बनता है कि लोग रैशनल तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ खिंच जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम खुद को फीड करता है। सोच, जब मार्केट में शॉर्ट टर्म में तगड़ा पैसा दिखेगा तो लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? कभी नहीं। पैसे के पीछे लोग हमेशा भागेंगे, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उस एरिया में खेलते हैं जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सारे रूल्स, जैसे वैल्यूएशन, सीधे सीधे इग्नोर कर दिए जाते हैं। यहीं से मजा शुरू होता है, और यहीं से दिक्कतें भी। अ- असल नुकसान तब होता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की नकल करने लगते हैं। 1999 में सिस्को का शेयर 300% उछलकर $60 हो गया। उस प्राइस पर कंपनी का वैल्यूएशन $600 अरब था। पागलपन था। डे ट्रेडर्स तो मजे ले रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों ने भी हाई उसी प्राइस पर खरीदना शुरू किया। सोच, किसी ने मन ही मन कहा होगा, शायद इन ट्रेडर्स को कुछ पता है जो मुझे नहीं, और खरीद लिया। उन्हें लगा कि वो स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में गेम अलग था। डे ट्रेडर के लिए $60 सही प्राइस था, क्योंकि वो शाम तक बेचने वाला था। लॉन्ग टर्म वाले के लिए वही $60 भविष्य का डिजास्टर बन गया। मजेदार बात यह है कि अक्सर ये दोनों इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये तक नहीं जानते कि सामने वाला एक्सिस्ट करता है, लेकिन दोनों एक ही मैदान में आमने सामने भाग रहे होते हैं। और जब टकराते हैं, किसी का सर फूटना तय है। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बहुत सारे फैसले दूसरों को देखकर ही लिए जाते हैं, या तो उनकी कॉपी करके या उनके खिलाफ खेलकर। लेकिन अगर तू ये नहीं समझता कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, तो तू ये भी नहीं समझ पाएगा कि वो कब रुकेगा, कब बदलेगा, या कभी सीखेगा भी या नहीं। हम्म। अब सोच, सीएनबीसी वाला कोई कमेंटेटर बोले ये स्टॉक खरीद लो, तो क्या वो जानता है कि तू कौन है? एक टीनेजर जो मजे के लिए ट्रेड कर रहा है, एक बुजुर्ग वुमन जो लिमिटेड बजट पर है, या एक हेज फंड मैनेजर जो क्वार्टर क्लोज होने से पहले अपने बुक्स सुधारना चाहता है? क्या ये तीनों एक ही गेम खेल रहे हैं? क्या उनके लिए वही स्टॉक प्राइस सही है? पागलपन है। हम्म। असल प्रॉब्लम यही है, हम सोच नहीं पाते कि दूसरे लोग हमारे जैसे गोल्स के साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हर किसी का लेंस अलग है। राइजिंग प्राइसेस सबको बहका देती है। ये एक ड्रग की तरह है। वैल्यू पर ध्यान देने वाले भी हवा में सपने देखने लगते हैं, क्योंकि कोई और बंदा
उनसे बिल्कुल अलग गेम खेल रहा होता है। और यही चीज़ स्पेंडिंग में भी होती है। अधिकतर कंज्यूमर स्पेंडिंग खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सोशल इन्फ्लुएंस से चलती है। मतलब लोगों से इंस्पायर होकर या खुद को शो करने के लिए। पर दिक्कत ये है कि हमें सिर्फ दिखता है कि सामने वाला कितना खर्च करता है। गाड़ी, घर, कपड़े, छुट्टियाँ, लेकिन उसकी असली टेंशन, गोल्स और मोटिवेशन नहीं दिखती। जैसे कोई जवान वकील जिसे किसी टॉप लॉ फर्म में पार्टनर बनना है, उसके लिए महँगे कपड़े, लाइफ़स्टाइल ज़रूरी हो सकता है। मैं एक राइटर हूँ जो ट्रैक पैंट में भी काम कर सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं उसकी नकल करूँ तो मैं फालतू में निराशा खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका करियर बूस्ट तो है नहीं। स्टाइल अलग नहीं है, बस गेम अलग है। मुझे ये समझने में सालों लग गए। असली सबक ये है, पैसों के मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपना टाइम होराइज़न समझना और उन लोगों के चक्कर में ना आना, जो तुझसे अलग गेम खेल रहे हैं। सबसे बेस्ट काम ये कर, पहले साफ लिख कि तू कौन-सा गेम खेल रहा है। ज़्यादातर लोग ये करते ही नहीं। हम सबको इन्वेस्टर बोल देते हैं, जैसे सब एक ही कोर्ट पर बास्केटबॉल खेल रहे हों। पर असलियत ये है कि हर कोई अलग गेम खेल रहा है। ये समझना सबसे ज़रूरी है। मैंने खुद सालों पहले लिख दिया था। मैं एक पैसिव इन्वेस्टर हूँ। मुझे भरोसा है कि दुनिया असली इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट करेगी और अगले 30 साल में वही ग्रोथ मेरे इन्वेस्टमेंट तक पहुँचेगी। एक बार तू अपना मिशन स्टेटमेंट लिख ले, तो समझ जाएगा मार्केट आज क्या कर रहा है या अगले साल रिसेशन आएगा या नहीं। ये सब उस गेम का हिस्सा ही नहीं है जो मैं खेल रहा हूँ। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता और फालतू में बहकता भी नहीं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। पेसिमिज्म।